हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर को। पहली न्यूज़ आपके सामने है एक स्टेट से रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड। अभी जनवरी 2025 में महाकुंभ की भावना को दूरदराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए यूपी सरकार ने क्या किया है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कुंभवाणी एफएम चैनल ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, कुंभवाणी नाम से एक एफएम चैनल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? यूपी सरकार के द्वारा। रेडियो चैनल महाकुंभ को उन सभी लोगों तक ले जाएगा जो कि इस बार कुंभ में आने में असमर्थ हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ये आपका जो पर्टिकुलर एम है ना बच्चे, उद्देश्य है, वो याद रखिएगा कि ये जो नाम है, पहले तो कुंभवाणी एफएम चैनल है, नया चैनल है। ठीक है, दूसरा, कुंभ में जिस जिस तरीके से जो जो एक्टिविटीज़ होंगी उनके बारे में जो है यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग कुंभ को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए जो है आपका ये चैनल शुरू किया गया है। ठीक है, इस एफएम चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में सनातन धर्म का संदेश भी फैलाया जाएगा। यह आपको जो बच्चे हर्ट्ज है, यानी कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो याद रखनी है। ये चैनल आपको 103.5, ठीक है, 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें इसमें आपकी है याद करने वाली। एक तो कौन सा स्टेट ने किया है, दूसरा जो है आपका चैनल का नाम क्या है, और तीसरा ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, एफएम चैनल की फ्रीक्वेंसी कितनी है ये आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। आप सभी को आप सभी जो हैं भारत में रहने वाले लोग हैं, तो इंडिया में बच्चे आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि एक इवेंट होता है, लेकिन उस एक इवेंट को भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत में उसी इवेंट को जो है कुछ और नाम से मनाया जाता है, दक्षिण भारत में उसी इवेंट को कुछ और नाम से मनाया जाता है, और अगर आप उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर उस त्यौहार को कुछ और नाम से मनाया जाता है ना। तो आज जो है 14 जनवरी है, और आज 14 जनवरी के दिन को हमारे देश में जो है मकर संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर भारत में। ठीक है, अगर आप असम की तरफ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे बिहू के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप भारत के दक्षिण क्षेत्र को देखेंगे, तमिलनाडु को देखेंगे, तो वहाँ पे आपका पोंगल, ठीक है, पोंगल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चे आपकी होती हैं, याद रखना। और ये जो इवेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि इवेंट एक ही होता है लेकिन अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो इवेंट या फिर ये आपको पूछा जा सकता है कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, ठीक है, या फिर बिहू क्यों मनाया जाता है, पोंगल क्यों मनाया जाता है। तो बच्चे इसके पीछे एक रीज़न होता है, एक इवेंट है। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी जो है सर्दियों के दिन है, और सर्दियों के दिन में जो है आपका सूर्य बहुत जल्दी छिप जाता है। 5 साढ़े 5 बजे जो है आपका अंधेरा हो जाता है ना। लेकिन जैसे जैसे आपके गर्मियों के दिन नज़दीक आते जाएंगे तो दिन जो है आपको ऐसा लगने लगेगा कि दिन जो है बड़े हो गए हैं, है ना। तो वही जो है आपका जो बच्चे प्रोसेस होती है, जब सूर्य आपका उत्तरार्ध में आ जाता है, उत्तरायण में आ जाता है, तो उस प्रोसेस को या फिर उस इवेंट को जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। ठीक है, तो सूर्य उत्तर की ओर बढ़ने लगता है, दिन लंबे और रातें गर्म होने लगती हैं। भारत मकर संक्रांति मनाने की तैयारी करता है इस इवेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको नक्शे में दिखाऊंगी कि आप अगर देखेंगे तो ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर इस इवेंट को सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है ना। ये जो है आपका नेचुरल इवेंट है, फिनोमिना है, इसे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग नामों से। देखिए बच्चे, ये आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये आपका पंजाब है, एचपी है, आपका हरियाणा है, यहाँ पे इसे माघी लोहरी कहा जाता है। ठीक है, आप इधर आएंगे तो उत्तर प्रदेश वाला एरिया या फिर उत्तराखंड वाला एरिया, यहाँ पे इसे मकर संक्रांति या फिर खिचड़ी का त्यौहार कहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे झारखंड बिहार में देखेंगे तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, असम और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में इसे जो है माघ बिहू कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण में आएंगे तो मकर संक्रांति जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। राजस्थान और गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है। ठीक है, और कर्नाटका में इसे मकर संक्रामण कहा जाता है। ठीक है, अगर आप तमिलनाडु यहाँ पे आएंगे केरला में तो इसे मकर विलाक्कू कहा जाता है। पोंगल तमिलनाडु में जो है इसे पोंगल कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पेंडा पोंडिया कहा जाता है। ओडिशा में इसे जो है मकर संक्रांति कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये देखने को मिला कि इवेंट एक ही है लेकिन अलग अलग स्टेट में उसे अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे ये जो एक लिस्ट है अलग अलग स्टेट में किस स्टेट में क्या कहते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो यूपी, गुजरात,
में से उत्तरायण या फिर खिचड़ी कहते हैं। उड़ीसा में से जो है आपका मकर चौला कहा जाता है। बिहार में से जो है आपका संक्रांत या फिर दही चूड़ा कहा जाता है। केरला में से मकर विलक्कू कहा जाता है। ठीक है, तो पूरी की पूरी लिस्ट है कि भारत के अलग अलग राज्यों में इस त्यौहार को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और त्यौहार के पीछे जो बच्चे रीज़न है वो है आपका सूर्य, है ना। सूर्य जब अपनी पोजिशन चेंज करने लगता है, ठीक है, तो वो इवेंट आपका सेलिब्रेट होता है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जो मकर संक्रांत है या फिर पोंगल है, इसमें किस नेचुरल एंटिटी या फिर जो नेचुरल पावर है उसकी पूजा की जाती है। तो उसमें आपका आंसर क्या आएगा, सूर्य की पावर की जाती है। ठीक है, सूर्य की जो है आपकी पूजा की जाती है। तो याद रखना बच्चे, संक्रांति, बिहू, पोंगल, ये सारे के सारे जो है आपके एक ही इवेंट का सेलिब्रेशन है। बस अंतर क्या है, अलग स्टेट में मनाए जा रहे हैं। ठीक है, वो बस आपका डिफरेंस है। अगला है इंटरनेशनल न्यूज़ है, इनको तो आप लोग जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति। ठीक है, अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है, तो अभी पद पे जो है जो बाइडेन ही बने हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे इनसे रिलेटेड एक न्यूज़ है और ये आपको दिखाएगा कि क्या कह सकते हैं इसे, डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। किसी देश का कानून किस तरीके से होता है, ठीक है, किसी देश का कानून किस तरीके का हो सकता है। तो देखिए, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है बच्चे, इनके खिलाफ ना आपके 37 इन पे केसेस चल रहे थे। ठीक है, और 37 जो केसेस इन पे चल रहे थे उसके खिलाफ, उसके बिहाफ में जो है सजा सुनाई गई। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट ने 34 आरोपों में सजा सुनाई है। सजा सुनाई का मतलब क्या है कि हाँ ये दोषी है। ठीक है, ये दोषी हैं, लेकिन उन्हें जो है सजा नहीं दी गई है, उनको बरी कर दिया गया है। फिलहाल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को जेल न भेज करके बिना किसी शर्त बरी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को मिली ये सजा सिर्फ सांकेतिक है। ठीक है, ये आपका सांकेतिक, एक्चुअल में नहीं मिली है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बच्चे आपका कैसे कैसे चलेगा अभी जो है मिड टर्म में हमको देखने को मिलेगा, जब ये प्रोसेस आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिलहाल ये है कि जो 37 आरोप इन पे लगे थे वो जो है इन पे सिद्ध हुए हैं। ठीक है, अब इनकी सजा कैसे मिलती है, कब मिलेगी, कितना समय लगेगा, ठीक है, ये जो सांकेतिक है ये एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति पद से हटेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस हमें जो है अभी जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे ना बच्चे, उसके बाद में जो है 1-2 महीने में ये देखने को मिलेगा कि क्या होता है इन आरोपों का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये अमेरिकन हिस्ट्री में ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको की ये सजा सुनाई गई है। उसके बाद हालांकि वे अपराधी साबित हो चुके शख्स के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि अभी इससे पहले हमने एक बाल्ड ईगल वाली न्यूज़ पढ़ी थी। बाल्ड ईगल यानी कि अमेरिका का कह सकते हैं नेशनल बर्ड, है ना। बाल्ड ईगल को अमेरिका ने अपना नेशनल बर्ड घोषित किया था, है ना। तो वहाँ पे भी वो जो घोषणा की गई थी वो जो बाइडेन के द्वारा की गई थी। जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन बहुत पहले जीत चुके हैं, है ना, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली है। तो वो शपथ कब लेंगे, 20 जनवरी 2025 को। उसके बाद में जो बाइडेन अपना पद छोड़ करके उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ बचे, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुन ली होगी या फिर आप लोगों ने देख भी लिया होगा, है ना। देखने वाली ही न्यूज़ है। देखने वाली ये है बच्चे कि अमेरिका में एक जगह है लॉस एंजलिस। ठीक है, लॉस एंजलिस में जंगलों में बहुत तेज जो है आपकी वाइल्ड फायर इसे कहते हैं, जंगल में जंगली आग जो है ये फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। लॉस एंजलिस में एक तटीय क्षेत्र में लगी इस आग के कारण लगभग 30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। ठीक है, तो जंगल की आग थी। इसके पीछे जो रीज़न बताए जा रहे हैं, रीज़न आपको पूछा जा सकता है। तो बच्चे रीज़न ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी। ठीक है, बारिश कम पड़ी, सूखा बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे इंस्टेंट जो रीज़न मैं आपको बताऊँ, देखिए एक तो ये आपका बच्चे लॉन्ग टर्म रीज़न है कि बहुत लंबे समय से ये जो एरिया है पूरा का पूरा लॉस एंजलिस वाला, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस थी, बहुत ज़्यादा जो है आपकी गर्मी थी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो इंस्टेंट कह सकते हैं कि जो इंस्टेंट रीज़न इसका रहा वो रहा यहाँ पे बहुत तेज चलने वाली आंधियाँ। ठीक है, जब बच्चे इतना सूखा एरिया है और वहाँ पे जो है बहुत तेज़ी से जो है आपकी जब आंधियाँ आती हैं तो उन आंधियों के कारण उन पवनों के कारण जो है आपका किसी एक पर्टिकुलर जंगल में आग लगती है। और चूंकि पूरा का पूरा एरिया आपका ड्राई था, बिना मॉइस्चर के था, तो वो आग जो है बहुत जल्दी से फैल जाती है। ठीक है, ये जो इसके पीछे का रीज़न था। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि कौन सी जगह है, अमेरिका में लॉस एंजलिस में। ठीक है, यहाँ पे आग लगी है। लगभग आप इफेक्टेड एरियाज लोग देख रहे होंगे। अभी तो ये
संख्या बच्चे बढ़ेगी। अभी ये संख्या जो है अभी तो खैर कंट्रोल हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज जो है शहर को हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डैमेज जो है शहर को हुआ है, लोगों को भी हुआ है, लोगों ने अपने घर खोए हैं। ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स, या फिर आप अगर आप इस विजुअल को देखेंगे या फिर इस न्यूज़ को देखेंगे तो तब आपको बच्चे थोड़ा सा मालूम होगा कि इस इवेंट की भयावहता क्या है, कितना ज़्यादा डरावना है। पहले वो शहर किस तरीके से दिखता था और अब जो है वो शहर किस तरीके से दिखता है। तो रिस्टोरेशन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, वाइल्ड फायर का एक एग्जांपल है ये। ठीक है, और ये बच्चे आपका जितना भी ये जो चीज़ें हैं ना, एक्सट्रीम हीट है ना, या फिर बारिश हो रही तो इतनी हो रही है कि बाढ़ आ गई है ना, या फिर कहीं पर गर्मी है तो इतनी हो रही है कि बहुत ज़्यादा, कि ये शहर ने आग पकड़ ली है, इतनी ज़्यादा गर्मी। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीम कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में हो रही है ना, बारिश एक्सट्रीम हो रही है या फिर आपकी गर्मियाँ जो है आपकी एक्सट्रीम हो रही हैं। ठीक है, इनके पीछे रीज़न क्या है? इनके पीछे एक ही रीज़न है, वो है आपका क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और अमेरिका बच्चे आपको पता होना चाहिए ऐसा देश है जो क्लाइमेट चेंज को नहीं मानता, कि इस तरीके का कोई इवेंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि अब जो है मानने लगेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे आपका बारिश की कमी, सूखी लकड़ियाँ, तेज हवाओं को वजह माना जा रहा है। ठीक है, तो लंबा रीज़न या फिर जो लॉन्ग टर्म रीज़न है उसमें तो आपका क्लाइमेट चेंज आ सकता है। उसमें आपका यह है कि हीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुई, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी यहाँ पे। ठीक है, और जो इंस्टेंट रीज़न है वो ये है कि जब हवाएं यहाँ पे चली बचे तो आंधी की तरह बहुत तेज हवाएं चली, जिसके कारण आग जो है जंगल ने पकड़ी, और वो जो जंगल आग थी, वो जो वाइल्ड फायर थी, वो धीरे 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 जो है पूरे शहर को अपने साथ में निगल गई। ठीक है, तो ये न्यूज़ बच्चे आपको देखनी चाहिए, आप थोड़ा सा देखिएगा और खुद भी देखनी है, और थोड़ा सा क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये मैंने इंटरनेशनल की कैटेगरी में डाली तो है, लेकिन ये न्यूज़ आपके एनवायरनमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखने की रीज़न क्या है। ठीक है, इस वाइल्ड फायर का रीज़न क्या है। अगला है आपका, तेलंगाना सरकार ने राज्य की इंदिरा महिला शक्ति योजना, इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्य में अतिरिक्त 1000 मेगावाट और ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। देखिए बच्चे, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, और क्या डिसीजन है, एक स्कीम यहाँ पे चलती है, स्कीम का नाम है इंदिरा महिला शक्ति योजना। इंदिरा महिला शक्ति योजना इस स्कीम का नाम है, और इसके तहत क्या किया जाता है, महिला स्वयं सहायता समूह, इसके माध्यम से राज्य में अतिरिक्त 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए बच्चे कैसे किया जाएगा, मतलब कि दो चीज़ें यहाँ पे एम है, दो चीज़ें यहाँ पे उद्देश्य की गई हैं। एक तो महिलाओं का कह सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, और दूसरा जो है आपका जो स्टेट की या फिर इस राज्य की जो डिपेंडेंसी है एनर्जी पे, ठीक है, फॉसिल फ्यूल की तरफ, उसको जो है शिफ्ट करना। किधर शिफ्ट करना, जो आपकी ये है सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो दो चीज़ें जो हैं इस योजना के तहत की जानी है, जो दो चीज़ों को टारगेट लेकर के चला जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे किया क्या जाएगा, देखिए बच्चे, तेलंगाना सरकार की इंदिरा महिला शक्ति योजना मार्च 2024 में राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके राज्य की महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया जा रहा है कि स्किल दी जा रही है। ठीक है, लड़कियों को, महिलाओं को, जो महिलाएं हैं उनको स्किल दिया जा रहा है। ठीक है, और अभी जो है स्किल किस सेक्टर में दिया जा रहा है आपका, ये है सोलर एनर्जी। ठीक है, तो सोलर एनर्जी के सेक्टर में महिलाओं को वर्कर बना करके, उनको स्किल्ड बना करके फिर उनसे जो है काम करवाया जाएगा, और दो उद्देश्य जो है आपके पूरे होंगे। जो काम करेंगे वर्कर, उनको ओबियस सी बात है कि वेजेस दिए जाएंगे, उनको वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि महिलाएं सशक्त होंगी, और दूसरा जो है आपका दूसरा जो एम रखा गया है वो है आपकी राज्य की जो एनर्जी नीड है उसको जो है पूरा करना या फिर उसको शिफ्ट करना। ठीक है, ये दोनों ही उद्देश्य बच्चे इस योजना के तहत रखेंगे। ये स्कीम आपकी 2024 की है। ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति योजना, याद रखना कौन से स्टेट की है, यह है तेलंगाना की। अगली न्यूज़ है आपकी, जनवरी 2025 में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है। 12 जनवरी को हमारे देश में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह 11-12 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में, कहां पर, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। यह 3 दिन
का कार्यक्रम युवा नेताओं को नवीन समाधान प्रदर्शित करने और नीति निर्माताओं, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों और वैश्विक प्रभावशाली लोगों के साथ में जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो बेसिकली बच्चे आपका क्या है, भारत यंग लीडर्स डायलॉग, नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। इंडिया में वो बच्चे, वो लोग, वो स्टूडेंट जिनको कि पॉलिटिक्स में जाना है या फिर लीडरशिप के लिए अगर वो कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, आपका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है, कहाँ पर आयोजित किया गया है, इस सेमिनार का नाम क्या है, वो आपको याद रखना है। तो ये जो आपका डायलॉग है, भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025, ये किस दिन हुआ है आपका, 11-12 जनवरी को हुआ है। एक तरीके से 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे पे जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब एक छोटी खबर पढ़ते हैं बच्चे। एक ब्रिटिश एथलीट है, इनका नाम है मो फराह, ठीक है, मो फराह इनका नाम है। बहुत जो है बहुत फेमस बच्चे आपके एथलीट हैं, ठीक है। और इनको चुना गया है इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 20th एडिशन ऑफ द टाटा मुंबई मैराथन। टाटा मुंबई मैराथन जो है 19 जनवरी ये शुरू होगी साउथ मुंबई में, और इस इवेंट के लिए, इस स्पोर्ट्स इवेंट के लिए किसे अपना इंटरनेशनल ब्रांड टाटा मुंबई मैराथन के द्वारा चुना गया है। तो इनका नाम है मो फराह। मो फराह नाम है, कहाँ के हैं, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश एथलीट और बहुत फेमस बच्चे लंबी दूरी के धावक हैं, मो फराह। अगला है, जनवरी 2025 में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। थर्ड आई एशिया फिल्म फेस्टिवल पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, इवेंट याद रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-11 फरवरी 2025 को पेरिस में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक्शन समिट में भाग लेने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन करेंगे, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना है। देखिए बच्चे, ये आपका एक समिट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एक्शन समिट, ये इस बार जो है फ्रांस के द्वारा होस्ट किया जा रहा है और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हिस्सा लिया जाएगा, ठीक है। तो एक तो समिट का नाम, इसका वेन्यू कि फ्रांस में हो रहा है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चे। अगला है, श्रीलंका ने देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इस पहल की शुरुआत 10 जनवरी 2025 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कोलंबो श्रीलंका में की गई है। हिंदी दिवस, अब हिंदी दिवस भारत में दो तरीके के, भारत में नहीं, अगर आप देखें तो हिंदी दिवस जो है आपका ये 2 स्तर पर मनाया जाता है। एक तो हम अपने देश में मनाते हैं और एक जो है इंटरनेशनल हिंदी डे मनाया जाता है ना। तो ये इंटरनेशनल हिंदी डे की बात हो रही है। श्रीलंका ने 10 जनवरी जो कि इंटरनेशनल हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इसके अवसर पे क्या किया है बच्चे, इन्होंने अपने देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, किस कंट्री के द्वारा अपने कंट्री में, अपने देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है, तो यह है आपका श्रीलंका। अगला है, 11 जनवरी 2025 को माउंट ईबू जो कि उत्तर मलुकू इंडोनेशिया में विस्फोट देखा गया है। इस विस्फोट से 4000 मीटर ऊंचाई तक राख के बादल और ज्वालामुखी लावा 2 किलोमीटर तक फेंका गया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इस न्यूज़ में आपको याद रखना है कि माउंट ईबू, ये जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है, ये आपको कहाँ पे याद रखना है, ये है आपका इंडोनेशिया में। तो माउंट ईबू इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा ने गुजरात के वडोदरा में 23वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है। ये बच्चे आपको सिर्फ गुजरात याद रखना है और दिव्य कला मेला 23वां का मतलब है आपका 2025, 2025 23rd दिव्य कला मेला है और इसका आयोजन जो है आपका गुजरात में किया गया है। गुजरात में कहाँ पर, वडोदरा में। चलिए आज की खबरें
यहीं पे समाप्त होती हैं। कल की न्यूज़ हुई थी लेकिन सुबह आपकी अपलोड हुई है, ठीक है। तो दोनों क्लासेस को आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। छोटी छोटी खबरों को इग्नोर नहीं करना है। कई बार इसी तरीके की आपकी न्यूज़ आती है, और खास करके बच्चे आरआरबी जेईई में आप लोगों ने देखा होगा करंट अफेयर्स जो है टू द पॉइंट पूछे गए हैं, है ना, टू द पॉइंट पूछे गए हैं। तो उसके लिए ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। जितना फैक्चुअल बताया जा रहा है वो पढ़ते रहिए, और जिसमें स्टार्टिंग आपका इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं आपको स्टैटिक बताती हूँ, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।